अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर ने पाकिस्तानियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। नून लीग वाले पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजीर आजम नहीं बन सकती। इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाया इमरान खान ने। कहते थे इमरान खान को सियासत करना नहीं आता, आज देख लो कि आर्मी चीफ अडियाला जेल पहुंच गया इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। ईरान ने मौजूदा हुकूमत पर अदमे एतमाद कर दिया, कहा कि अगर इमरान खान गारंटी दे तो हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ सकते हैं। इमरान खान की रिहाई कन्फर्म, मगर डेट को खुफिया रखा गया। सवाल तो यह है कि रिहाई के बाद इमरान खान बनी गाला जाएंगे या इस्लामाबाद। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्र। मैं आज आपको बताता हूं, क्योंकि एक रिजेंटमेंट थी। लोग कह रहे थे ये हो क्या गया है, पाकिस्तान जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है, वजीर आजम पाकिस्तान सिर्फ मुजम्मती बयानात दे रहा है। तो कश्मीरियों में एक रिजेंटमेंट थी, गुस्सा था। बजाय कि आप गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करें, आप उनको डंडे से, गोली से, आंसू गैस की शेलिंग से उनको आप खामोश करवाने की कोशिश करें कि भारत के खिलाफ मुजाहरे ना करो। तो जो 23 सितंबर 2019 को जो मुजफ्फराबाद में मुजाहरा हुआ था, उस पर भी शेलिंग हुई। राजा फारूक हैदर साहब वजीर आजम थे और बहुत से लोग जख्मी हुए और एक कश्मीरी वहां पर भी शहीद हुआ। ये जो ताकत का इस्तेमाल था कश्मीरियों के खिलाफ, कश्मीरियों की हुकूमत इस्लामाबाद की मर्जी से जो ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, 5 अगस्त 2019 के गासिबाना कदम के खिलाफ जो एहतजाज था उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। इसने कश्मीरियों में बेचैनी, गुस्सा और इश्तियाल पैदा किया और कश्मीरियों को इस एहतजाज से रोकने की कोशिश कौन कर रहा था? ये उस वक्त के अरबाब इख्तियार कर रहे थे। अब वो ठीक है, कुछ लोग कहेंगे जी इमरान खान वज़ीर आज़म था तो आप उसका नाम लें। चले, मैं ले लेता हूँ, इमरान खान साहब भी थे। वैसे तो वो जुमे के जुमे एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर में जब भी कोई एहतजाज के लिए निकलता था तो उस पर आंसू गैस की शेलिंग करवाते थे राजा फारूक हैदर साहब। रिकॉर्ड निकाल के देख लें। राजा साहब, इस पे मेरे साथ आप जो है ना ओपन डिबेट कर लें, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आऊँगा कि आप वज़ीर आज़म थे, आपके दौर में 5 अगस्त 2019 हुआ और कश्मीरियों ने जब भी लॉन्ग मार्च किया, LOC की तरफ जाने की कोशिश की, असम्बली की तरफ जाने की कोशिश की, आप लाठी और गोली का इस्तेमाल करते थे। और इसके पीछे कौन था? जनरल बाजवा और जनरल फैज़, जो चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर में बेचैनी ना नजर आए, क्योंकि उन्होंने बैक चैनल खोला हुआ था इंडिया के साथ। ठीक है जी। और ये एक उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट थी, उसकी कोशिश थी कि कुछ ना कुछ इंडिया के साथ मामला जो हैं वो ठीक किए जाएं। करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, चलें, बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन मैं आपको वजह बताता हूँ कि वजह क्या थी कि आज़ाद कश्मीर में कश्मीरियों के एहतजाज को दबाने के लिए बार बार ताकत का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था कि जनरल बाजवा साहब ने कुछ चैनल खोले हुए थे जनरल फैज़ के ज़रिए, और उनमें से जो एक पाकिस्तान की शख्सियत है, मैं किसी वक्त कोशिश करूँगा कि उनसे दरख्वास्त करूँ कि प्लीज़, आप भी मोदी के पास जाते थे ना बाजवा साहब का पैगाम लेके, तो थोड़ा सा मुझे बता दें। अभी मैं उनकी सिक्योरिटी की वजह से उनका नाम नहीं ले रहा, ठीक है जी। तो ये मोदी साहब को पाकिस्तान के दौरे पर लाना चाहते थे, अंगलाच माता का जो मंदिर है ना बलूचिस्तान में, वहाँ, और वहाँ से फिर कराची और कराची से इस्लामाबाद। और इनकी डेडलाइन थी कि मार्च या अप्रैल 2022 में इन्होंने लेके आना था मोदी साहब को पाकिस्तान। तो इसलिए ये कोशिश कर रहे थे कि इस सारे मामले पे आज़ाद कश्मीर में कुछ ना हो और कश्मीरी जो है ना वो कोई एहतजाज ना करें, और इसीलिए वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब मैं आपको डेट्स के साथ बताता हूँ कि इस दौरान 2020 में आज़ाद कश्मीर में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। ठीक है जी। मरकज़ में हुकूमत किसकी थी? PTI की। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की। फिर जनाब आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रावलाकोट में और पलंदरी में मुजाहरे शुरू हो गए। 2022 आ चुका था।
और अब वजीर आजम थे आज़ाद कश्मीर के सरदार तनवीर इलियास साहब, जिनका ताल्लुक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उनको वही लोग लेके आए थे जो मोदी साहब को भी पाकिस्तान के दौरे पे लाना चाहते थे। ठीक है जी, समझ गए ना आप। अब सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं, इन्होंने ये आजकल वैसे पहले पीटीआई में थे, फिर पीपल्स पार्टी में गए, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में है। ठीक है जी, सबसे पहले ये साहब हैं जिन्होंने कश्मीरियों को कहा, वो कश्मीरी जो कभी एलओसी की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करते थे, कभी आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुजाहरा करते थे, कभी लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा करते थे, कभी कहते थे हम जी बिजली के बिल जला देंगे, तो कभी कहते थे वो ये रोड बना दो, कभी कहते थे ये पुल बना दो। तो सरदार तनवीर इलियास साहब ने इनको इंडियन एजेंट कहने की रवायत शुरू की। ये सरदार तनवीर इलियास था उस वक्त। इमरान खान को चाहिए था कि उसी वक्त इसको निकाल देता, अब तो ये खुद चला गया ना, लेकिन ये सरदार तनवीर इलियास साहब ने ये अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले कश्मीरियों को इंडियन एजेंट कहने की रवायत इन साहब ने डाली। आगे चलते हैं जी। फिर इनके दौर में जब सरदार तनवीर इलियास साहब ने ये काम शुरू किया कि जो भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, ये इंडिया का एजेंट है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना आज़ाद कश्मीर की, ये उसके खिलाफ इकट्ठी हो गई। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, कॉम्प्रेस जमातें, उसमें JKLF भी थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी थी, और बहुत सी पार्टियां ये सारी इकट्ठी हो गई। इन्होंने एक अलायंस बनाया, उसका नाम था ऑल पार्टीज पीपल्स राइट्स फोरम 2022 में। ठीक है जी, और इसने एहतजाज किया 13-14 दिन तक, और वंस अगेन रावलाकोट में एहतजाज हो रहा है। और भी जगहों पे एहतजाज हुआ, रावलाकोट मेन जगह थी। वो रावलाकोट की एक लंबी हिस्ट्री है, मैंने पहले भी आपको बताई थी। वो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ के लोग जो हैं ये किसी का जुल्म और किसी का जबर बर्दाश्त नहीं करते, खालें खिंचवा लेते हैं, लेकिन वो समझौता नहीं करते, भूलते भी नहीं हैं, जालिम को कभी भूलते भी नहीं हैं। उसके बाद जनाब फिर 26 अगस्त 2022 आ गया, और कुछ जो ये नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, कॉम्प्रेस जमातें। नाज़रीन, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान एक सीज़ फायर कराने में कामयाब हो जाएगा, या अमेरिका जो है फिर पाकिस्तान और ईरान को धोखा देगा? क्या इमरान खान जो है वो इस साल रिहा हो जाएंगे, या हुकूमत जो है एक नई चाल चलेगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेशन में ज़रूर करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। अवामी हकूक़ के लिए एक तहरीक शुरू की, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं चली, और फिर दोबारा जो है वो ताजर तंजीमें इकट्ठी हो गई, और तंजीमें इकट्ठी हो गई, और फिर बिजली के बिल जलाने की एक तहरीक शुरू हुई। अब जनाब फिर 5 सितंबर 2023 आ गया, पूंछ में और मीरपुर में बहुत बड़ी हड़ताल हुई, और इसके बाद 2023 में ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी। ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो ये मसाइल थे, ये मसाइल हल करने थे, और इसमें ये भी कह रहे थे कि ये जो बाहर से मुदाखलत होती है ना आज़ाद कश्मीर में, इसको भी ख़त्म किया जाए। अच्छा जी, अब फिर 2024 में एक तहरीक चली, फिर 2025 में एक 38 नुकाती मुआहदा हुआ। ये जो मुआहदा ये मेरे पास है, ये मुआहदा जब हुआ ना जी 2025 में, तो इसमें जिन लोगों के दस्तखत हैं, ये देखें, ये मुआहदा मेरे पास है, ये जिन लोगों के दस्तखत है ना इसमें, ये मुस्लिम लीग नून के फेडरल मिनिस्टर्स भी हैं, और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं आज़ाद कश्मीर में, जो फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और उस वक्त वज़ीर बल्दियात थे, उनके भी दस्तखत हैं। और ये साहब कहते थे, फैसल मुमताज़ राठौर साहब, ये पत्थर पे लकीर है। तो अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया, ये आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने, और वज़ीर आज़म बनने के बाद फिर इन्होंने दावा किया कि जनाब हमने ये जो मुआहदा है इस पर 37 नुकात पे अमल दरामद कर दिया, एक आधा रह गया है। जब वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि नहीं, अभी कुछ बातें आपकी पूरी नहीं हुई, तो बजाय कि आप बातचीत करें, आपने इनको बैन कर दिया, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया। अब जब आप इनसे प्राइवेटली बात करेंगे ना ऑफ द रिकॉर्ड, ये कहेंगे जी मुझे तो पता ही नहीं था सर, देखे ना जी, वो तो उन्होंने कर दिया। तो भाई आप वज़ीर आज़म है ना, ये आजकल हमारे मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस तरह की बातें करते हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना दें,
जनाब बिल्कुल बनना चाहिए, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए और उसमें फिर पता चलना चाहिए कि किसने किसके कहने पे क्या कुछ किया। ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी है ना, इसके बारे में अब ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं जी ये इसमें तो पूरा जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया, ये तो इस्लामाबाद से पाबंदी लगाकर हमारे गले में डाल दी गई। तो आपने रिजाइन क्यों नहीं किया? फिर आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये आपने जूतों का हार, ये बदनामी का तोक अपने गले में क्यों डाला हुआ है? बातें मेरी सख्त हैं, बुरा ना मनाएं, बुरा ना मनाएं। कोई गलत बात अगर मैं कर रहा हूं तो आप मुझे बताएं कि मैंने कौन सी बात गलत की है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं एग्रीमेंट। आपने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एग्रीमेंट किया, आपने दस्तखत किए। नून लीग वालों ने भी, पीपल्स पार्टी वालों ने भी, आपने इसी कमेटी को बैन कर दिया। आपने कहा ये इंडियन एजेंट है। वही बात जो सरदार तनवीर इलियास कहता था, वही बात अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कह रही है जी ये इंडियन एजेंट है। तो ये मुनाफिकत है। अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भले एक दूसरे पे तनकीद करें, लेकिन ये आपका जो किरदार है ना सारा, जो 2019 से लेके अब तक मैं बता रहा हूं आपको, 6-7 साल की कहानी बता रहा हूं सिर्फ, ये इसको मुनाफिकत के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उसमें कुछ लोग हैं, उन पर भी मैं अभी बात करता हूं। लेकिन सबसे पहले जो शौकत नवाज मीर साहब हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी का ऐलान नहीं किया जा रहा। अगर उन्होंने गैर मुल्की ताकतों के कहने पर गैर मुल्की फंड्स लेकर कोई आज़ाद कश्मीर में गड़बड़ की है तो इल्ज़ामात सबूत के साथ सामने लाएं, खुली अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं। आप अगर खुली अदालत में मुकदमा चलाएंगे और सबूत हमारे सामने आ जाएंगे तो हम कहेंगे जी बिल्कुल फेयर ट्रायल है, खुली अदालत में मुकदमा चल रहा है। लेकिन अगर आप बताएंगे भी नहीं कि वो हैं कहाँ पे और इल्ज़ामात लगाए जाएंगे जी वो इंडियन एजेंट है, तो फिर तो इंडियन एजेंट तो मुझे भी कहा गया, मुझे भी इंडियन एजेंट एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा गया। तो आपके इंडियन एजेंट कहने से कोई इंडियन एजेंट तो बनता नहीं। मकबूल भट्ट को भी इंडियन एजेंट कहा गया। मकबूल भट्ट जिसको कि इंडिया ने तिहाड़ जेल में फांसी दे दी, उसको भी इंडियन एजेंट कहा गया। तो ये वाले जो है ना इंडियन एजेंट, गद्दार, मुल्क दुश्मन, ये इल्ज़ामात आज की नौजवान नस्ल जो है ना वो इन पर यकीन नहीं करती। अब मैं थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, ये लोग जो अब मुजाहरे कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हम अब मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, तो जहाँ तक तो बात है अवाम के हकूक़ की, तो ये जितने भी बातें हैं इनकी, जिनका जिक्र इस 38 नुकाती मुआहदे में है, इसकी तो मैं तो मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने जो तकरीरें की हैं, रावलाकोट में जो धरने से बहुत से लोगों ने खिताबात किए हैं, उसमें कुछ लोगों ने ऐसी बातें की हैं कि जिससे मुझे ये लगता है कि ये लोग वही गलती कर रहे हैं जो गलती इन्होंने 1984 में की थी। ये 1984 वाली जो गलती है ना वो क्या थी, वो मैं आपको बताता हूँ अभी वो गलती क्या थी। देखें, इनमें कुछ लोग जो हैं वो JKLF का नाम लेते हैं कि जी हम JKLF के लिए। नाज़रीन कराम, आपने हामिद मीर साहब का तजिया सुना। हामिद मीर साहब का कहना था कि जो कश्मीर में हालात की ख़राब हो रहे हैं इसकी ज़िम्मेवार हुकूमत है। और इन्होंने कहा कि जो पहले कुछ साबका जर्नैल थे वो भी इस मामलात में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। हामिद मीर ने तमाम हकीकत से पर्दा उठाया। हामिद मीर इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को बुरा लगता है क्योंकि हामिद मीर सब के लिए एक जैसा सलूक रखता है और सबको एक ही नज़र से देखता है। ठीक है, पाकिस्तान में सहाफ़त करना बहुत मुश्किल है और सहाफ़ी जो है वो अपनी जान की बाजी लगाकर ख़बर ब्रेक करते हैं। उसकी वजह ये है नाजरीन कि पाकिस्तान में अगर इमरान रियाज ने जब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। अगर अरशद शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात की तो उनको भी जान की बाजी हारनी पड़ी। मगर नाजरीन किसी न किसी को तो ये आवाज़ उठानी होगी, किसी न किसी को तो ये परचम बुलंद करना होगा। तमाम इदारे हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम हैं और हम तमाम इदारों की इज़्ज़त करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज, इमरान खान ने कहा था कि मुझसे भी ज़्यादा इस मुल्क को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पाकिस्तान की फ़ौज है। और जब तक पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान के जवान सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं तब तक पाकिस्तान को कोई भी मैली आंख से नहीं दे सकता। हम ईरान और अमेरिका के दरमियान
मुज़ाकरात कराना चाहते हैं, मगर हम आपस में क्यों नहीं बैठते? हम आपस में, सबसे पहले तो हमें आपस में टेबल में बैठना चाहिए। इमरान खान या तमाम जमातें या तमाम सियासी लीडर बैठें और एक काम पर मुत्तफिक हो जाएं कि हमने किसी भी इदारे को सियासत में या इलेक्शन में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देनी। अगर ऐसा नहीं हो सकता, तमाम सियासी जमातें, चाहे इमरान खान हैं, चाहे नवाज शरीफ हैं या चाहे जरदारी साहब हैं, सब स्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर आना चाहते हैं। और इन्होंने अब तो तरमीमें ऐसे पास करवाई कि अदालतों का भी इन्होंने, जो अदालतों के अंदर ज़ोर था या ताकत थी, वो भी ले ली। और अब इन्होंने ऐसे जो जितनी भी पावर है वो सिर्फ एक ही इदारे के पास चलेगी। अब ताकत का तवाज़ुन जो है वो यकसा नहीं रहा, और ये सब गलती है हमारे सियासतदानों की। फ़ौज हमारी ठीक है, हमारे जर्नल भी ठीक है, मगर हमारे सियासतदान गलत हैं जो कि इदारों को मुदाखलत पर मजबूर करते हैं। दुआए नाज़रीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को वो मकाम दे जिसका ख्वाब क़ायद-ए-आज़म जिन्ना ने देखा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।